नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम CDP पेपर सेकंड के जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है उसके आंसर की को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आंसर जो है क्या रहा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 1 से लेकर 30 प्रश्न हम पढ़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, प्रश्न 1 पढ़ेंगे, उसका क्या आंसर है उसको बताएंगे। आपके पास कोई सेट हो, कोई भी सेट आपके पास पेपर का कोई भी सेट हो, सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट अगर आपके पास है, के हो, तो फिर भैया आप जो है टिक करिए। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ूंगा और उसका क्या एग्जैक्ट आंसर होगा उसको यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे है वो प्रश्न है कि दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में से क्या शामिल है। ठीक है, अगर इसका आपने जवाब जो है, इस प्रश्न का जो है जवाब आपने ए बी सी 3 उसमें ऑप्शन दिए हैं, जिसमें भी आपके ए बी सी हों वही बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। जो सेट मैं यहाँ पे लिया हूँ इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि 3 वाले में यहाँ पे अगर हम देखें 3 में ए बी और सी, ठीक, ये बिल्कुल इसका राइट जवाब है। ठीक है भैया, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न क्या है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे बिल्कुल आपके सामने जो है अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है और इस अगले प्रश्न में बताना चाहेंगे कि जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कहा गया कि स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि, फिर से पढ़ेंगे एक बार प्रश्न को, स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि, इसका ऑप्शन अगर आपने ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न पे और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल, और इस प्रश्न का क्या राइट जवाब है प्रश्न पढ़ेंगे। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल अगर इसका क्या महत्वपूर्ण है, इसका राइट जवाब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रश्न का यहाँ पे राइट जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा कि उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश का पालन करें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि कक्षाओं में छात्रों के सफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। अगर इसका ऑप्शन आपने ये चूज कर रखा है कि अपने खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण करके, तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न संख्या इस सेट का 5 है और आपका कौन सा प्रश्न होगा वो तो आप खुद अपने पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है, इस प्रश्न का, चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रश्न है कि संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका होती है। तो आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान का महत्वपूर्ण। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ये होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे अभिकथन और कारण बेस ये प्रश्न है और यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे भैया अभिकथन और कारण बेस ये प्रश्न है आपका, और इसमें जो है आपको का अभिकथन जो दे रखा है कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपने कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समावेशित करने के लिए पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है, और उसका कारण दे रखा है कि समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। तो इस प्रश्न का अगर हम राइट जवाब देखेंगे तो इसका ए और आर दोनों सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ए की आर जो है सही तरीके से व्याख्या जो है वो नहीं करता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और बीच में डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके राइट जवाब देखेंगे यहाँ पे मौखिकरण और सादृश्यात्मक इसका राइट जवाब होगा। ठीक है,
चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे यहाँ पे चलेंगे। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है, अन्वेषण अधिगम में छात्र। बिल्कुल प्रश्न है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र, तो इसका राइट जवाब क्या होगा यहाँ पे बता दें आप सभी को कि विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र जो हैं वो बिल्कुल आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग जो है वो कर रहा है, तो बिल्कुल अधिसंज्ञान का उपयोग यहाँ पे कर रहा है। अधिसंज्ञान, तो इसका इससे रिलेटेड कल के पेपर में प्रश्न जो है पूछा गया था अधिसंज्ञान से रिलेटेड, तो ये रहा इसका राइट जवाब। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे जो अगला प्रश्न जो पूछा गया है भैया, उस प्रश्न को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कर रहा है कि संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बिल्कुल भावनाएं जो हैं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर जो है निर्भर करती है। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। 11 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। शिक्षक जो है छात्रों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं, सीखने का आनंद पैदा करके। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, सीखने का आनंद पैदा करके जो है आंतरिक प्रेरणा को शिक्षक जो है बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने भैया। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध का सही जो है वर्णन करता है। इसमें से ऑप्शन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन जो है वो करता है। तो इसका राइट जवाब होगा कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा एक दूसरे के साथ जो है जटिल तरीके से अंतः क्रिया कर सकती हैं, जिनमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसका अगर आपने ये जवाब किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है वो प्रश्न है कि उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित प्रवेश को छोड़कर समृद्ध प्रवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर जो है वो इशारा करता है। तो इसका राइट जवाब होगा आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। ठीक है, अगर आपने ये आंसर चूज किया है तो बिल्कुल सही है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है अभिकथन और कारण बेस। अभिकथन दिया है, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर जाति या के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। कारण दिया है, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा ए की आर जो है सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारकों में से नहीं है तो जैविक परिपक्वता जो है ये इसका राइट जवाब तो नहीं होगा। बिल्कुल हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो भैया सांस्कृतिक उपकरण जो है ये नहीं है। तो इसका राइट जवाब सांस्कृतिक उपकरण अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका अभिकथन और कारण बेस है। अभिकथन दिया है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। वहीं कारण बताया गया है कि विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो दोनों ही सही हैं और ये जो है आर की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे क्या करते हैं और डैश सहारा लेते हैं, असंतुलन और अनुकूलन का। बिल्कुल अगर असंतुलन और अनुकूलन आपने इसका टिक किया है तो बिल्कुल सही होगा।
चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 18 तक कंप्लीट हो चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, 18 प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। जिन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे डैश अनुभव करते हैं और डैश का सहारा लेते हैं, असंतुलन और अनुकूलन का। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि जहां पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोस्की बच्चों को डैश के रूप में देखते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कि विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, और वहीं जो वाइगोस्की हैं सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये राइट जवाब इसका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का के आधार पर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ये होगा दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में, और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर संबंधित तर्क में। तो इसका राइट जवाब बी और सी है। तो जिस ऑप्शन में आपको बी और सी देखे वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के नैतिक विकास की अवस्था में निर्धारण के या के द्वारा होता है। बिल्कुल इसका राइट जवाब आपने दे दिया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 21 नंबर का प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है उसके मायने क्या हैं। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, ये इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों के समस्त विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। तो अधिक जानकार और अनवाई। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, अधिक जानकार एंड अनवाई। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न इसका यहाँ पे क्या है और उसका राइट जवाब क्या है उसको देखेंगे। प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है कि बुद्धि क्या है। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित जो है वो किया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और उसके राइट जवाब को देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा बिल्कुल सही होगा कि शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है अभिकथन और कारण बेस है। अभिकथन दिया है यहाँ पे, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी जो है वो हो सकती है। कारण है कि अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्चा को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो बिल्कुल भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए और बी, ए सही है लेकिन आर जो है यहाँ पे गलत है। इसका राइट जवाब ए अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। वहीं हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि 26 नंबर का कि मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य डैश होना चाहिए। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा, गतिशील और प्रामाणिक होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है गतिशील और प्रामाणिक होना चाहिए। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। ये भी आपका प्रश्न जो है अभिकथन और कारण बेस दिया है। इसमें अभिकथन है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत प्रशिक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। वहीं कारण दिया है कि निकष संदर्भित प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों को यहाँ पे कौशल को बढ़ावा देने के लिए सही है। ठीक है, बिल्कुल अगर इस प्रश्न का हम यहाँ पे राइट जवाब देखते हैं तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल ये इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका कारण और कथन बेस है। कारण अभिकथन दिया है कि एक समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है
और कारण दिया गया है कि समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्य, रणनीतियों और मूल्यांकन विषयों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो ए और बी, जो ए और आर दोनों ही इसके क्या हैं, गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और लास्ट 30 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम असक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग जो है करना। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। तो ये इसका राइट जवाब होगा।